अस्सलाम वालेकुम। मेरा नेम सादा तारिक है। उम्मीद करती हूँ आप सब स्टूडेंट्स बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ENG 201 लेक्चर नंबर 37। उम्मीद करती हूँ आप सब स्टूडेंट्स बिल्कुल खैरियत से ही होंगे। तो आज का लेक्चर हम अपना स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आज के लेक्चर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है चॉपी सेंटेंस। मैं आज के लेक्चर में आपको साथ में बताती जाऊँगी जो भी चीज़ें ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगी। तो इसकी डेफिनेशन जो है आपके इस ईयर के फाइनल टर्म में भी आई थी कि इसकी डेफिनेशन बताएं। तो इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और काइंडली स्टूडेंट्स, मेरी सब स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि एक बार अपनी हैंड आउट को लाजमी रीड करें पेपर देने से पहले, ताकि क्योंकि सेंटेंस के फ़िक्रे होते हैं जो आपके पेपर में आते हैं। मैं अपने हर लेक्चर में बार बार ये बता रही हूँ कि आपने लाजमी तौर पर ये मिस्टेक नहीं करनी है। ये मिस्टेक से अवॉइड करें प्लीज़ स्टूडेंट्स, काइंडली अवॉइड करें इस चीज़ से कि आप लोग लेक्चर्स देकर चले जाते हैं पेपर से अटैम्प्ट करने एंड मार्क्स आप लोग कहते हैं कट जाते हैं। तो इस चीज़ को आप देखें कि आपने पेपर को अटैम्प्ट करने से पहले अपनी हैंड आउट को लाजमी तौर पर रीड करनी है। अपने हैंड आउट की एक एक लाइन को रीड करना है, क्योंकि आप लोग के MCQs बहुत ज़्यादा आते हैं वहाँ से और डेफिनेशंस भी आती हैं और आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो हम आज के अपने लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लैक ऑफ पैरेललिज्म। तो लैक ऑफ पैरेललिज्म क्या है जो यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। तो लैक किस तरह से किया जा रहा है, जैसे कि हमने पहले लेक्चर्स में लैंग्वेज रिव्यू पढ़ा, उसके बाद सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट पढ़ा, सेंटेंसेस का सेकंड हम यहाँ पर पार्ट पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं लैक ऑफ पैरेललिज्म। लैक पैरेललिज्म refers to the principles that parts of sentence which are the same in the function should be दी सेम इन दी स्ट्रक्चर। देखें, जो मतवाजी मतलब होता है, पैरेललिज्म रेफर्स होता है, उसका असूल की तरफ इशारा करता है। ठीक है, प्रिंसिपल दैट पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, देखें रेफर्स कर रहा है वो प्रिंसिपल्स की तरफ, उसकी तरफ इशारा कर रहा है कि किसी जुमले के जो हिस्से काम में एक जैसे होते हैं वो साख्त में यकसा होने चाहिए। हम आहंगी या मुतलका इख्तिसार के शामिल होने वाले अल्फाज या फ़िक्रे, ठीक है, उसकी एक ही शक्ल होनी चाहिए। जो हम अल्फाज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, हम फेजेस ज्वाइन कर रहे हैं, कोऑर्डिनेटिंग कर रहे हैं, तो कंजक्शंस कर रहे हैं, तो क्या होना चाहिए, वो सेम फॉर्म में होना चाहिए। तो इस चीज़ की लैक से हमने अवॉइड करना है। उसके बाद हम इन्होंने यहाँ पर एक एग्जांपल दी है कि इनकरेक्ट क्या है एंड करेक्ट क्या है। तो इसका स्टूडेंट्स आप लोगों ने एक बार देख लेना है लाजमी तौर पर कि करेक्ट में इन्होंने क्या दिया है। देखिए गलती उन्होंने किस तरह से निकाली है। इंपॉर्टेंट कॉन्सिडरेशन इन दी orthopedic surgery and how to implant prosthesis, the possibility of the infections। देखिए अब उसने यहाँ पर उसने गलती किस तरह से निकाली है बात। अब उसने यहाँ पर गलत लिखी है तो यहाँ पर उसने उसको ठीक करके भी बताया है। फ़र्क क्या दिया है उसने, बस यहाँ पर एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सिडरेशन इज इन ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड द प्रोथेसिस इम्प्लांट्स इज द पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन। अब उसने हाउ लिखा यहाँ पर, उसने यहाँ पे क्या किया, उसने हाउ टू इम्प्लांट, उसने हाउ टू इम्प्लांट नहीं लिखा, यहाँ पर उसने बात चेंज कर दी। देखिए गलत उसमें क्या बताया, उसने उसने कहा कि आर्थोपेडिक की जो सर्जरी है उसमें एक अहम गौर और मसनूई मजनू को किस तरह लगाना इन्फेक्शन का इम्कान है, तो इसका मतलब ही चेंज हो गया। लेकिन अब एक करेक्ट सेंटेंस को अगर हम बनाएं तो ऑर्थोपेडिक सर्जरी जो है और मसनूई अज़ा की पैवंदकारी में एक अहम गौर इन्फेक्शन का इम्कान है। तो दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है दोनों डेफिनेशंस में। तो हाउ टू इम्प्लांट की जगह उसने क्या करना है, करेक्ट यूज़ किया कि प्रोथीसिस जो है इम्प्लांट है। तो उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं चॉपी सेंटेंसेस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, ये आप लोग के MCQs में भी बनकर आता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी बनकर आती है। ठीक है, अवॉइड यूजिंग टू मैनी शॉर्ट सेंटेंसेस दैट विल क्रिएट द चॉपी प्रोज। देखें आपने अवॉइड करना है इस तरह के सेंटेंसेस से जो बिल्कुल शॉर्ट हैं, ठीक है, और चॉपी प्रोज आपको शो कर रहे हैं। ठीक है, एक आप कह लें कि यहाँ पर कोई भी चापलॉस भी कह सकते हैं, इसका मतलब हो जाता है चौपी सेंटेंस का मतलब। बट यहाँ पर जो मतलब है तो वो यही होता है कि चौपी सेंटेंस क्या होता है, शॉर्ट सेंटेंसेस होते हैं। कि आपने अवॉइड करना है कि बिल्कुल भी छोटे सेंटेंसेस नहीं आपने यूज़ करने हैं। वेरी यूर सेंटेंसेस टाइप्स एंड कंबाइन शॉर्ट रिलेटेड सेंटेंसेस बाय मेकिंग सम एलिमेंट डिपेंड क्लॉज ऑफ फ्रेजेस। देखें अब आपने क्या करना है, अपने जुमले की इकसाम की तगीर करें और कुछ अनासिर पर मुनहसर जो शकें या फ़िक्रे हैं, ठीक है, बनाकर मुख्तसर से मुतल्लक जुमले जमा करें। ठीक है, इस तरह के क्लॉज एंड फ्रेज के जुमले बनाएं। ठीक है, उसको कंबाइन करें, रिलेट करें सेंटेंस को। उसके बाद आ जाता है मिसप्लेस मॉडिफायर्स। अब मिसप्लेस मॉडिफायर्स क्या है, टू इंश्योर क्लैरिटी। आपने क्या करना है, इंश्योर करना है क्लैरिटी को, आपने वजाहत देनी है, वाजिया करना है कि आपने जो चीज़ लिखी है वो वाकई में ठीक है, ठीक है, गलत नहीं है। प्लेस योर मॉडिफायर्स केयरफुली, आपने के जो मॉडिफायर्स हैं उसको केयरफुली आपने प्लेस करना है। उसके बाद मेक श्योर दैट योर प्लेसमेंट ऑफ द मॉडिफायर डज नॉट इंटरप्ट एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर और क्रिएट द एम्बिग्यूटी।
देखिए आपने उसके बाद ये भी श्योर करना है कि जो आपने प्लेसमेंट की है मॉडिफायर्स की, जो आपने यहाँ पर एक साख्त बनाई है, ठीक है, एक ढांचा बनाया है, वो आपने गलत नहीं बनाया है स्ट्रक्चर का, सेंटेंस स्ट्रक्चर का, और क्रिएट भी नहीं कर रहा है वो, ठीक है, वो एक यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एम्बिग्यूटी क्रिएट नहीं कर रहा है, ठीक है, कमज़ोर जो जुमलों को कर देता है उसको नहीं कर रहा है, तो मिसप्लेस मॉडिफायर्स नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है इंटरप्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर के। इंटरप्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है? इंटरप्ट यहाँ पर स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि जो इंटरप्ट हो जाता है यहाँ पर मुदाखलत कह सकते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर का, सेंटेंस स्ट्रक्चर का। प्लेसिंग placing a modifiers between the subject and verb or between the verb and the direct object can weaken the structure of the sentence and make the sentence difficult to interrupt। देखिए एक डालना एप्रो एप्रो तक मौजू और दरमियान फेल या फेल के दरमियान बररास एतराज़ करना, ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान आप वर्ब को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कर दें, ठीक है, वो क्या करेगा, आपके स्ट्रक्चर को वीक कर देगा और सेंटेंस जो सा है वो सेंटेंस जो है डिफ़िकल्ट बन जाएगा और इंटरप्ट हो जाएगा, ठीक है। उससे क्या होता है इन जनरल आमतौर पर आपका जो सेंटेंस है वो लॉन्गर हो जाता है, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड मॉडिफायर्स में आ जाता है, ठीक है, उसकी जो वीकनेस की शो होती है सेंटेंस की, तो इस तरह से आपने नहीं करना है। और नेक्स्ट हमारा ये आ जाता है कि इसको आप वीक एक सेंटेंस है, अब ये देखें उन्होंने यहाँ पर एग्जांपल दे दी है, इसको आपने लाजमी तौर पर देख लेना है। एक वीक एग्जांपल क्या दिया है उसने, एक मुश्किल तरीके से उन्होंने जुमला लिख दिया है कितना सारा लंबा करके, और यहाँ पर उसने एक कॉमा सप्लाइज यूज़ कर करके उसने बात को छोटा करके, ठीक है, छोटा करके उसने बता दिया, तो यहाँ पर उसने इम्प्रूव कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट की तरफ हम आ जाते हैं यहाँ पर मॉडिफायर्स की तरफ। एडवर्ब मॉडिफायर्स क्या होते हैं? एडवर्ब मॉडिफायर्स ऑफ नाउन शुड बी प्लेस इधर इमीडिएटली बिफोर इमीडिएटली आफ्टर नाउन, कि हम मॉडिफायर्स जो यूज़ करते हैं वो प्लेस करते हैं इमीडिएटली बिफोर इमीडिएटली दी नाउन, नाउन के बाद ही हम उसको नाउन को यूज़ कर देते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर भी दो एग्जांपल्स दिए हैं मॉडिफायर्स की कि किस तरह से अब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एडवर्ब मॉडिफायर्स आ जाएगा कि एडवर्ब शुड बी प्लेस्ड एज क्लोज एज पॉसिबल टू दी वर्ब्स और फ्रेजेस दैट दे मॉडिफाई। देखें आपने जो एडवर्ब यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो आपने क्या करना है, किसी चीज़ के साथ किसी चीज़ का मुवाजना करना, किसी चीज़ अमल की वजाहत करने का एक बहुत ही ताकतवर तरीका भी होता है, लेकिन आप देखें कि एडवर्ब को आपने प्लेस करना है क्लोज उसके साथ, ठीक है, जो पॉसिबल वर्ड्स होते हैं। उसके बाद आ जाता है डेंगलिंग मॉडिफायर्स। अब डेंगलिंग यहाँ पर मॉडिफायर्स यहाँ पर क्या कह रहा है वो कि डेंगलिंग मॉडिफायर्स क्या हैं? A modifiers whose the connections to the sentence is implied to attend but not actually made the explicit is said to be dangled। देखें एक जो यहाँ पर डेंगलिंग मॉडिफायर्स है, एक तरमीम कुंदा जिसके जुमले से ताल्लुक़ मुंसलिक होता है या इसका इरादा किया जाता है लेकिन हकीकत में वाज़ेह नहीं होता है, ठीक है, उसको कहा जाता है कि इसके पीछा हुआ है, ठीक है, उसके पीछे है, उसके पीछे है, इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है, और झंझोड़ने वाले आपकी जो तहरीर होती है उसकी वजाहत को परेशान करते हैं। लिहाजा आपको ये यकीनी बनाना चाहिए कि आपकी जो तरमीम कुंदा उन अल्फाज से मुंसलिक हैं जो उनकी तरमीम करते हैं वो इसम या जुमला इस्तेमाल करें जिसमें जो आप यूज़ करें प्रॉपरली कनेक्शंस हैं मॉडिफायर्स के, वो आप करेक्टली यूज़ करें, ठीक है, उसका मीनिंग जो है आपका और वो क्लियर है बिल्कुल। तो यहाँ पर भी उन्होंने एग्जांपल्स दी हैं, दो एग्जांपल्स दी हैं जिससे आपकी ये चीज़ क्लियर हो सकती है, ठीक है, तो इसको आपने पढ़ लेना है। उसके बाद डबल नेगेटिव जो डबल नेगेटिव्स क्या है? यूज़ ओनली वन नेगेटिव वर्ड। आपने क्या करना है, एक नेगेटिव वर्ड यूज़ करना है टू एक्सप्रेस द नेगेटिव आइडिया। अब अगर आप बार बार नहीं 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 का वर्ड यूज़ करेंगे एक ही सेंटेंस को यूज़ करने के लिए, वो क्या है कि बहुत ज़्यादा आप लोग की कॉम्प्लिकेटेड बना देता है आपके सेंटेंस को, फिक्रों को। तो इन इंग्लिश यूजिंग टू नेगेटिव वर्ड्स टू एक्सप्रेस वन नेगेटिव आइडिया क्रिएट अ पॉजिटिव रेदर देन अ नेगेटिव इंटरप्रिएशन। देखें अगर आप एक ही सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड को एक ही बार यूज़ करेंगे तो वो पॉजिटिविटी क्रिएट करता है, लेकिन अगर आप बार बार नेगेटिव वर्ड्स को ही यूज़ करेंगे एक ही सेंटेंस में इंग्लिश के, तो उससे क्या होगा कि वो इंटरप्शन जाहिर करेगा, ठीक है। तो किसी भी मनफी ख्याल को ज़ाहिर करने के लिए, नेगेटिव वर्ड्स को यूज़ करने के लिए, ज़ाहिर करने के लिए सिर्फ एक ही नेगेटिव लफ्ज़ का इस्तेमाल करें। इंग्लिश में एक नेगेटिव ख्याल का इजहार के लिए दो नेगेटिव अल्फाज या वर्ड्स जो हैं उसके अल्फाज जो हैं वो नेगेटिव तशरीह की बजाय मस्बत पैदा करता है, उसके बाद पॉजिटिव पैदा करता है। उसके बाद ये उन्होंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दी है। उसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ देखते हैं फॉल्टी कंपेरिजन। अब फॉल्टी कंपेरिजन क्या होता है? फॉल्टी
Comparing one item with another can be very powerful with way to describe an object or a process. See the discussion of comparison and the contrast. देखें, जो हमारा ये कंपैरिजन होता है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि हम एक चीज़ को किसी चीज़ के साथ किसी चीज़ का मुआवजा करना, कंपैरिजन करना, कि किसी चीज़ या अमल की वजाहत करने का एक बहुत ही ताकतवर तरीक़ाकार होता है। हम उसको जो कंपैरिजन करते हैं वो डिस्कशन में करते हैं, कंट्रास्ट में करते हैं, टू मेक योर कंपैरिजन इफेक्टिव। अगर आपने अपनी कंपैरिजन इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, हाउएवर यू मस्ट मेंटेन द पैरेललिज्म इन योर कंपैरिजन। आपने क्या करना है, एक मतवाजन रखना है कि एक चीज़ को, एक सेंटेंस को बिल्कुल ही गिरा नहीं देना है, बल्कि कंपैरिजन बनाना है कि ये चीज़ में ज़्यादा अच्छी है और ये चीज़ में कम अच्छी है, यानी कि दूसरे में है ही नहीं वो चीज़। तो इस तरह से नहीं करना है। कंपैरिजन ये होता है कि एक चीज़ दूसरे से ज़्यादा अच्छी है, तो कंपैरिजन ये कहलाता है। अब नॉन पैरेलल कंपैरिजन, अब जैसे कि नॉन पैरेलल अब कंपैरिजन होता है वो क्या है, जो नॉन पैरेलल कंपैरिजन देख लेते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे थे नॉन पैरेलल कंपैरिजन। अब नॉन पैरेलल कंपैरिजन क्या होता है, व्हेन यू construct a comparison you must make the two items being compared parallel in the structure। अब देखें, आप एक स्ट्रक्चर में पैरेलल एक मतवाजन रखें, ठीक है ना, एक पैरेलल कंपैरिजन रखें एक चीज़ में, एक पैराग्राफ में, ये नहीं। अब नॉन पैरेलल क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हमने एक एग्जांपल भी दी है। ही लाइक्स क्रिकेट एंड प्लेइंग फुटबॉल। उसने कहा कि वो क्रिकेट को लाइक भी करता है और फुटबॉल को खेलता भी है, ठीक है, खेलना क्रिकेट को भी लाइक करता है और फुटबॉल खेलना पसंद भी करता है। तो ये क्या है, इनकरेक्ट है। उसने दोनों चीज़ों का मतवाजन जो है, पैरेलल जो कंपैरिजन किया है वो कंप्लीट नहीं किया, इनकम्प्लीट किया, नॉन पैरेलल में किया है, बिल्कुल बराबर में नहीं किया। अब यहाँ पर जो करेक्ट में आता है, देखें आपको भी क्लियर होगा, ही लाइक्स क्रिकेट, वो क्रिकेट को पसंद भी करता है और फुटबॉल को भी पसंद करता है, वो दोनों चीज़ों को पसंद करता है। ये नहीं कि एक चीज़ को वो खेलना पसंद करता है, दूसरी चीज़ को पसंद करता है। तो यहाँ पर कंपैरिजन आ गया और नॉन पैरेलल आ गया, बराबर का कंपैरिजन नहीं आया। तो यहाँ पर जो करेक्ट कंपैरिजन आता है वो यही आता है, ही लाइक्स क्रिकेट एंड फुटबॉल, कि वो क्रिकेट को भी पसंद करता है और फुटबॉल को भी पसंद करता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ से आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है और ये एमसीक्यूज में भी आते हैं आपके। इनकम्प्लीट कंपैरिजन। अब इनकम्प्लीट कंपैरिजन क्या होता है, इससे भी आपको अवॉइड रहना चाहिए कि इनकम्प्लीट आप कंपैरिजन ना करें जब आप राइटिंग करें। इनकम्प्लीट कंपैरिजन शुड बी अवॉइडेड टू एंश्योर क्लैरिटी इन योर राइटिंग। देखें, अब आप इनकम्प्लीट लिखेंगे, उससे क्या होगा कि इंश्योर हो जाएगा कि वजाहत नहीं होगी, जो कुछ भी आपने लिखा होगा वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगा, ना मुकम्मल एक कंपैरिजन हो जाएगा। आपकी जो रिटन चीज़ है, ठीक है, उसमें वजाहत को यकीनी बनाने के लिए ना मुकम्मल मुआवजे से आप गुरेज करना चाहिए है हमें, कि ना मुकम्मल कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, कि बराबर कंपैरिजन होना चाहिए, यानी कि इनकम्प्लीट है, कंप्लीट ही नहीं है। मुकम्मल होने के लिए जो कंपैरिजन होता है, ठीक है, मुआवजा होता है, उसमें से दोनों चीज़ों को शामिल करना ज़रूरी है, जिसका मुआवजा किया जा रहा है और जिस शय से, जिस चीज़ से उसका मुआवजा किया जा रहा हो, ठीक है। अगर आप इस शय का मुआवजा करते हुए छोड़ देते हैं तो जो आपका रीडर है वो आपके मतलूबा मायने को नहीं समझ सकता, कि आप एक चीज़ को छोड़ रहे हैं, एक आइटम को छोड़ रहे हैं, एक शय को छोड़ रहे हैं आप चीज़ को, और दूसरी चीज़ को नहीं छोड़ रहे। तो उससे क्या होगा कि इनकम्प्लीट कंपैरिजन हो जाएगा, कि आपने एक चीज़ को तो बारे में डिस्कस कर दी कि उसकी कमी क्या है, उसकी खामी क्या है, उसकी खूबी क्या है, लेकिन दूसरे के बारे में नहीं बताया। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल से आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए, शुएब अख्तर इज़ अ बेटर प्लेयर, ठीक है, उसने एक बात उसने कह दी कि शुएब अख्तर जो है वो बेटर प्लेयर है, ठीक है, ये इनकरेक्ट हो गया। अब इनकरेक्ट किस तरह से होगा, देखें, शुएब अख्तर इज़ अ बेटर प्लेयर देन दी बैरेट ली। अब उसने कहा कि शुएब अख्तर एक अच्छा खिलाड़ी है, बैरेट ली के मुताबिक उससे बेहतर खिलाड़ी है, ठीक है, शुएब अख्तर जो है बैरेट ली से बेहतर है। तो उसने यहाँ पर दो लोगों का कंपैरिजन कर दिया आपस में कि शुएब इससे बेहतर है। तो यहाँ पर उसने जस्ट शुएब की खूबी बता दी थी, बट यहाँ पर कंपैरिजन नहीं किया था। तो इस तरह से नहीं करना, ये इनकरेक्ट में आता है और ये करेक्ट में आता है हमारे। उसके बाद आ जाता है इन अप्रोप्रिएट शिफ्ट। अब इन अप्रोप्रिएट शिफ्ट क्या होता है, नामुनासिब शिफ्ट को कहा जाता है। बी consist in your choice of tense, mode, person and voice. Shifting any of these categories without good reason will detract from the clarity of your writing. देखें,
जो तनाव होता है, ठीक है, मजाज हो गया, फ़र्द हो गया, आवाज़ हो गई, ठीक है, उसके अपने इंतखाबात में मुस्तकिल रहें। इनमें से किसी भी ज़मरे को बगैर किसी वजह के तब्दील करना आपकी जो रिटन राइटिंग है, ठीक है, आपकी जो तहरीर है उसकी वज़ाहत से दूर हो जाएगा। तो इस चीज़ से भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। इन अप्रोप्रिएट शिफ्ट इन टेंस, अब इसमें टेंस में किस तरह से कर सकते हैं एज अ जनरल रूल में हम देख सकते हैं वर्ब सेंटेंस विद इन अ सेंटेंस और अ पैराग्राफ शुड बी कंसिस्टेंट। देखें, तनाव में जो नामुनासिब शिफ्टें होती हैं आम असूल के तौर पर किसी जुमले या किसी पैराग्राफ के अंदर जो फेल के एन मुताबिक होना चाहिए। एक शिफ्ट बिला वजह कशीदगी में वाक़यात की तरतीब पर बयान किया जा रहा है और आपने जो राइटर है उसको उलझाने की मशक़ है। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर आपके गुज़िश्ता दौर में किसी फ़ेल के साथ वजाहत शुरू करते हैं तो मौजूदा दौर में किसी फ़ेल की तरफ मत जाएँ। अगर आप पास्ट में बता रहे हैं तो आप प्रेजेंट की तरफ ना आए, आप एक सीक्वेंस रखें टेंस में, पैराग्राफ्स में एक सीक्वेंस बरकरार रखें कि एक चीज़ के बारे में आप बता रहे हैं, ये नहीं कि पास्ट बता रहे थे प्रेजेंट स्टार्ट कर दिया बताते बताते कि पास्ट में उसने इस तरह से तरक्की हासिल किया, प्रेजेंट उसका इस तरह से हो गया। तो इस तरह नहीं करना है, एक सीक्वेंस बनाना है कि पास्ट में उसने क्या क्या किया सारा कुछ डिटेल के साथ, देन फिर प्रेजेंट की तरफ आना है। या फिर एक स्टोरी में आप देखें, हम जब भी स्टोरी लिखते हैं इसको आप क्लियर कर सकते हैं इस चीज़ में कि आप स्टोरी में हमेशा पास्ट के बारे में लिखते हैं। जैसे अब एक टेंस है, आप कोई भी एक टेंस उठा लें तो टेंस में आप जस्ट पास्ट के बारे में लिख रहे हैं, यानी कि आधा सेंटेंस आप जो लिख दें वो प्रेजेंट का हो और आधा पास्ट का, तो ये भी आपने नहीं करना है। उसके बाद आ जाता है इन अप्रोप्रिएट शिफ्ट इन मोड। अब इन अप्रोप्रिएट शिफ्ट जो मोड में होती हैं वो कौन सी हैं? मोड इन indicative, imperative और subjunctive is used to express the attitude of the writer towards the state of or action or the certainty or truthfulness of the state or action. मोड में नामुनासिब जो शिफ्टें होती हैं, मोड में देखें इंडिकेटिव इशारा कहते हैं इसको, ठीक है, और इम्प्रिएटिव लाजमी तौर पर या सब्जेक्टिव का इस्तेमाल मुसन्नफ़ की रियासत या अमल के बारे में या रियासत या अमल की हकीकत या सच्चाई के इज़हार के लिए किया जाता है। अपनी पसंद के मोड में मुस्तकिल रहना चाहिए, ठीक है। मोड की वजह जो है उसके बगैर तब्दीली आपके पढ़ने वालों को उलझा देगी। मिसाल के तौर पर लाजमी है कि जो ये नहीं, डू नॉट कंबाइन एन इम्परेटिव क्लॉज विद एन इंडक्टिव क्लॉज इन द सेम सेंटेंस, यानी कि आप इम्परेटिव क्लॉज को इंडक्टिव क्लॉज के साथ सेम सेंटेंस में ले आएँ, तो इस तरह से भी नहीं करना है। उसके बाद आ जाता है इनकरेक्ट एंड करेक्ट। अब इन्होंने यहाँ पर ये एग्जांपल्स दी हैं आपको कि किस तरह से आपने अवॉइड रखना है। इनकरेक्ट को आपने नहीं करना है, ये इनकरेक्ट है इसको आपने छोड़ देना और करेक्ट वाले को आपने ले लेना है डेफिनेशन को। उसके बाद आ जाते हैं सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस। अब सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस किस तरह से आपने टेंस की आपने सीक्वेंस रखनी है। ये नहीं कि आप टेंस जो लिख रहे हैं उसके बारे में गलत बताना शुरू कर दें। चूज़ दी tense of your verb accurately to express the timing or sequence of events that you are describing। देखिए वही बात आ गई कि आप टेंस में जब आप वर्ब्स यूज़ कर रहे हैं उसको एक्यूरेटली एक्सप्रेस करना है उस टाइम के मुताबिक। कि टाइम अगर प्रेजेंट का आप बता रहे हैं तो आप टेंस भी प्रेजेंट का यूज़ करें, ठीक है। एक्सप्रेस उसको एक्यूरेटली डिस्क्राइब करें तो प्रेजेंट में करें, ठीक है। ये नहीं कि आप बात आप पास्ट की करें, टेंस आप प्रेजेंट का यूज़ कर दें या फ्यूचर का यूज़ कर दें, तो इस तरह से क्या होगा, ये भी बहुत इशू हो जाता है और आपके जो टेंस है उसकी आपके पैराग्राफ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो इससे भी आप लोगों ने अवॉइड रखना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सीक्वेंस ऑफ टेंस एंड टाइमिंग इवेंट्स। देखें वही बात आ जाएगी कि आपने सीक्वेंस रखना है टेंसेस पर टाइमिंग और इवेंट्स को देखकर। To emphasize that an event occurred or was completed before another event, use a form of perfect auxiliary have। देखें कि एक वाक़या पेश आया या किसी और वाक़ये से पहले मुकम्मल किया गया था, ठीक है। एम्फेस करना, उस पर ज़ोर करने के लिए एक शक्ल का इस्तेमाल कामिल मुआविन होना उसका ना ज़रूरी होता है परफेक्शन पर ले जाने के लिए। अब एग्जांपल यहाँ पर वो दे रहा है द रिएक्शन अपीयर्स टू हैव फिनिश्ड ऑलरेडी, तो वो कह रहा है ऐसा लगता है कि रद्द अमल पहले ही ख़त्म हो चुका है। तो ये उसने एक एग्जांपल दे दी। प्रोनाउन रेफरेंस। अब प्रोनाउन रेफरेंस क्या है कि आप एक ज़मनी हवाला दे रहे हैं, आप एक प्रोनाउन यहाँ से रेफर कर रहे हैं उसको, ठीक है। प्रोनाउन रेफरेंस रेफर्स टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोनाउन विद इट्स इंटेंडेड एंटीसीडेंट।
देखिए जो यहाँ पर हमारा मतोमन है, ठीक है, प्रोनाउन है, रेफरेंस दे रहा है, रेफर कर रहा है आइडेंटिफिकेशन को, ठीक है, उसकी शनाख्त को उसके अदारे से पहले की है, जो ज़मीर के हवाले में दो आम मसाइल, गैर वाज़ेह ज़मीर जो हवाला होता है, ठीक है, उसकी वसी ज़मीर हवाला है, ठीक है, उसके बारे में बता रहा है, प्रोनाउन के बारे में। मेक श्योर ऑल ऑफ योर प्रोनाउंस कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड। आपने ये चीज़ यकीनी तौर पर लाजमी रखनी है कि आपके जितने भी प्रोनाउंस आप यूज़ कर रहे हैं वो इजीली आइडेंटिफाई हो जाएं, ठीक है, इजीली वो आपको समझ में आ जाए। और उसके बाद आ जाता है अनक्लियर प्रोनाउन रेफरेंस। आपने अनक्लियर बात नहीं करनी है, अनक्लियर प्रोनाउंस आपने यूज़ नहीं करने हैं, वो रेफरेंस आपने यूज़ नहीं करने हैं जो अनक्लियर हों। देखें, अगर आपके एक पैराग्राफ, एक इंसिडेंट, एक इंटेंट आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, एक प्रोनाउन आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तो आपका पैराग्राफ, आपकी राइटिंग, आपकी लैंग्वेज कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती। और बात को आपने अनक्लियर नहीं रखना, अदरवाइज योर प्रोनाउन रेफरेंस में भी अनक्लियर। देखिए आपका जो रेफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, अनक्लियर हो जाता है, ठीक है। आपने अपनी बात को यकीनी बनाने के लिए आपके जो प्रोनाउन है और उसके अर्थदा जो सनफ है और नंबर वाली कोई और इसम ज़ाहिर ना हो, ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपने क्लियर रखना है। तो ये वीक एक एग्जांपल उन्होंने दे दी और इम्प्रूव के तौर पर एक यहाँ पर एग्जांपल दे दी। उसके बाद हम आ जाते हैं ब्रॉड प्रोनाउन रेफरेंस। अब ब्रॉड प्रोनाउन रेफरेंस क्या है यहाँ पर यहाँ पर यूज़ अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ओनली इफ द कनेक्शन टू द इंटेंडेड antecedent of the pronoun is a quite strong, otherwise your pronoun reference may to be too broad, thus unclear। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर ब्रॉड की यहाँ पर डेफिनेशन आप यूज़ कर रहे हैं। एक ज़मीर, जैसे कि ज़मीर तीन में से किसी एक सूरत में ज़ाहिर हो सकता है, तो यहाँ पर बात कर रहा है वो यहाँ पर ब्रॉड प्रोनाउन रेफरेंस की। उसके बाद हम देख लेते हैं प्रोनाउन केस। अब प्रोनाउन केस क्या है, यहाँ पर प्रोनाउन केस, प्रोनाउन केस कैन अपेयर इन वन ऑफ थ्री केसेस। क्या है कि प्रोनाउन केस तीन चीज़ों में शो किया जा सकता है, सब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में, प्रोसेसिव में, ठीक है, पोसेसिव में। तो यहाँ पर तीन चीज़ों में वो शो कर रहा है। और यहाँ देखें, अब सब्जेक्ट आ जाएगा आई, मी, माय, तो इस तरह से सब्जेक्ट आ गया, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये तीन हम अपने सेंटेंस में यूज़ करते हैं, यू के साथ यू, ठीक है, फिर यूअर्स यूज़ हो जाता है ही, हिम, ठीक है, हिज फिर यूज़ होता है शी, हर, इट, इट्स, वी, अस, आवर, दे, देम, देयर, हु, हुम, हुज, हुम एवर, हुज। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट बताती जाऊँ, ये आपका पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये किस तरह से इंपॉर्टेंट है ये भी मैं आपको बता दूं। ये आप लोग के आएंगे एमसीक्यूज़ में, वो आपको कहेगा, एक तो फिलिंग दी ब्लैंक्स आएंगी इसमें आपके, और सेकेंडली इसमें एमसीक्यूज़ बनकर आएंगे। आपको फिलिंग दी ब्लैंक्स दे दी जाएंगी, कहेंगे कि बताएं यहाँ पर अब हुम लग रहा है या फिर हु लगेगा, दे लगेगा या फिर अस लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपसे सब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इस लेक्चर को भी स्किप नहीं करना और अच्छे से खुद भी रीड आउट करना है पेपर देने से पहले। बेशक आपका मिड टर्म का पेपर है या फिर फाइनल टर्म का पेपर है, ये आप लोग के छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो सेंटेंस मेकिंग के हवाले से आते हैं कि सेंटेंस को कंप्लीट करें कि कौन सा वर्ड यहाँ पर एक्यूरेट यूज़ होगा। तो इस चीज़ को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। यहीं पर हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है और ये स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपके टेंस, आपके जितने अच्छे टेंस होंगे उतने ही अच्छे आपके मार्क्स इंग्लिश में आ सकते हैं। बाकी इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है ENG 201, आप लोग इजी लेकर चलें, इसको इतना ज़्यादा मुश्किल ना समझें। बहुत ईजी सब्जेक्ट है, बहुत मज़े का सब्जेक्ट है। आप इसको अपने नॉर्मल लाइफ में भी, इन वर्ड्स को, इन क्वेश्चंस को अपनी नॉर्मल लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा सब्जेक्ट है ये, काफ़ी आप लोग के लिए हेल्पफुल है। बिना आप किस चीज़ को सीखे, स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि हम डिग्री हासिल कर रहे हैं तो फिर डिग्री से क्या मिलेगा। तो देखें, जब तक आपका एक्सपीरियंस नहीं होगा, जब तक आप सीखेंगे नहीं, तब तक तो आपको कुछ भी नहीं मिल सकता, बेशक आप रेगुलर भी कहीं पर पढ़ लें। तो इस चीज़ को आप ज़िंदगी में भी अप्लाई करें, ठीक है। आप स्टडी कर रहे हैं तो अच्छे से स्टडी करें और अच्छे अच्छे मार्क्स लें। और इस लेक्चर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स थे वो इन आउटलाइंस की डेफिनेशंस थी। इनको आपने किसी भी सूरत डेफिनेशंस को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। आपको पता होना चाहिए कि डैंगलिंग मॉडिफायर्स अगर आ जाता है आपके सामने तो उसकी डेफिनेशन क्या है, सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस आ जाता है तो उसकी डेफिनेशन क्या है, बस यही आता है। छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर में, तो आपके कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए हर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग।
तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मेरा चैनल कायम है। आप लोग सपोर्ट करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, देन मेरा चैनल ग्रो करेगा। एंड मुझे ये कंफर्म होगा कि आपने जो मेरी वीडियोस देखी, मैंने जो वीडियोस बनाए, आप लोग के लिए वाकई इंफॉर्मेटिव रही और आप लोग के लिए हेल्पफुल रही। तो अपना बहुत ज़्यादा सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।